हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में होली की 3 दिन की छुट्टी, संडे मिलाकर 4 दिन लगातार अवकाश। त्योहार से पहले सभी को मिलेगी सैलरी। यूपी में 17 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होली में 3 दिन का अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार की छुट्टी का ऐलान किया है, जबकि 1 मार्च को रविवार है, यानी कि रविवार से लेकर के बुधवार तक यूपी में 4 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। 28 फरवरी यानी शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया है, यानी कि इस दिन सभी विभाग खुले रहेंगे और इसमें कामकाज होगा। आखिरी शनिवार यानी 28 फरवरी के बदले सरकार ने 2 मार्च का अवकाश दिया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि भुगतान और अवकाश संबंधित आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। वहीं योगी ने अफसरों को आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को होली से पहले हर हाल में सैलरी या मानदेय दे दिया जाए। इसमें आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। बीजेपी बोली, मुस्लिम हिंदू लड़की लेकर भाग रहे, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बने। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। नीतीश सरकार ने लगभग 1 दशक से सेवारत शिक्षकों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। अप्रैल से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं विधान परिषद में एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मौजूदा वित्तीय साल खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया गया। बीजेपी के 12 विधायकों ने इसके खिलाफ कड़े कानून लाने की मांग की है। केजरीवाल बोले, मोदी शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। अदालत के फैसले के बाद दिल से बड़ा बोझ उतरा। जनता जानती है कि हम ईमानदार हैं। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े हुए सीबीआई केस में बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो खत्म करने में जुट गए। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। मोदी शाह ने हमारे खिलाफ इतने केस बनाए, हमारे पीछे ईडी, सीबीआई, पुलिस छोड़ी। एक समय आम आदमी पार्टी के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में भूकंप, 5.4 की तीव्रता, तेज झटके महसूस हुए, इमारतें हिली, लोग सड़कों पर निकले। बांग्लादेश के ढाका में था केंद्र। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई जिलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के ढाका स्थित अगर गाँव में था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। पश्चिम बंगाल से अगर गांव की दूरी लगभग 26 किलोमीटर दूर बताई जा रही है और झटके इतने तेज थे कि कोलकाता में बहुमंजिला इमारतें कुछ सेकंड तक हिलती रही। अचानक कंपन महसूस होते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। रियल टाइम सर्च पावर के साथ आया नैनो बनाना 2, शब्दों से तुरंत 4K इमेज बनाएगा। फोटो का बैकग्राउंड भी ज्यादा सटीकता से बदलेगा। गूगल ने अपना अब तक का सबसे तेज और एडवांस एआई इमेज जनरेशन मॉडल नैनो बनाना 2 लॉन्च कर दिया है। सीईओ सुंदर पिचाई ने इसे गूगल का बेस्ट इमेज मॉडल बताया है। ये नया टूल कल्पना को हाई क्वालिटी तस्वीर में बदल सकता है। गूगल सर्च की मदद से रियल टाइम जानकारी का इस्तेमाल कर सटीक और असली दिखने वाली इमेज भी तैयार करता है। यह साधारण एआई टूल्स की तुलना में ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा बारीकी के साथ रिजल्ट देता है। 90 के दशक जैसी आईटी क्रांति दोहराएगा भारत, एनएससी चीफ बोले। एआई में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस हब बनेगा देश, युवा लीड करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के चीफ आशीष कुमार चौहान का कहना है कि भारत अब एआई की दुनिया में एक बड़ी ताकत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका मानना है कि जैसे 90 के दशक में भारत ने दुनिया भर में अपनी आईटी सर्विस की पहचान बनाई थी, ठीक वैसे ही अब भारत दुनिया में एआई का सबसे बड़ा यूजर और सर्विस सेंटर बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास युवाओं
युवाओं की एक ऐसी आबादी है जो तकनीक को बहुत जल्दी अपनाती है और यही लोग भारत को एआई के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बनाएंगे। चौहान ने ये बात 27 फरवरी को मुंबई में आयोजित आईएमसी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान कही है। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। ट्रम्प के 50% टैरिफ के बावजूद इकोनॉमी मजबूत। कुक ड्राइवर की कमाई भी अब जीडीपी में शामिल। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 27 फरवरी को ये आंकड़े जारी किए हैं और इस बार जीडीपी की गणना बेस ईयर 2011-12 के बजाय 2022-23 के आधार पर की गई है। इस नई सीरीज के हिसाब से तिमाही में रियल जीडीपी 84.58 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 78.41 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाकर 7.6 कर दिया है, जो कि पिछले साल 7.1 था। सोना 1065 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए पर पहुंचा। इस साल कीमत में 26,000 रुपए का इजाफा। चांदी 7,233 रुपए महंगी होकर 2,61,000 रुपए किलो हुई। सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,065 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 7,233 रुपए बढ़कर 2,61,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,892 रुपए और चांदी 37,480 रुपए महंगी हो चुकी है और इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपए और चांदी ने 3,86,000 रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। आरोप, बांग्लादेश सरकार ने डिफॉल्टर को सेंट्रल बैंक गवर्नर बनाया। विपक्ष बोला, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, देश में भीड़ तंत्र चल रहा है। बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि तारिक रहमान की सरकार ने एक डिफॉल्टर को कारोबारी को सेंट्रल बैंक गवर्नर बना दिया। देश में भीड़ तंत्र की शुरुआत जैसा है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर के रूप में मुस्ताकुर रहमान की नियुक्ति के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया। जमात इस्लामी के प्रमुख और विपक्ष के नेता सफीकुर रहमान ने कहा कि यह फैसला पीएम की शाह पर लिया गया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात। पाकिस्तान बोला, 133 अफगान लड़ाके मारे गए, 200 से ज्यादा घायल। तालिबान के समर्थन में भारत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में फिर से स्ट्राइक की है। वहीं तालिबान ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार रात को हुई, जब अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तानी हमले के जवाब में कार्रवाई की। टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने गजब लील हक नाम का ऑपरेशन शुरू किया और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमलों में 274 अफगान लड़ाके मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। कनाडाई पीएम 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। निवेश ट्रेड डील पर फोकस। कनाडाई अफसर बोले, कनाडा में अपराधों से भारत का लेना देना नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं और इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, तकनीक और ऊर्जा, रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री के तौर पर मार्क कार्नी का यह पहला भारत दौरा है। वहीं कनाडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्नी मुंबई में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में निवेश पर चर्चा होगी। फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली मुर्मू पहली राष्ट्रपति। कॉकपिट से देश को मैसेज। वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरी। वे हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट किया। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 9:15 बजे जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची थी। सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में ब्रीफिंग दी। इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठी। केरल चुनाव 2026 अब की बार गठबंधन नहीं, चेहरों पर केंद्रित हो रहा है चुनावी मुकाबला। पिनराई सरकार अपने काम गिना रही है।
केरल विधानसभा चुनाव महज 2-3 महीने दूर है। लोगों में चर्चा है कि क्या पिनराई विजयन के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा एलडीएफ तीसरी बार सत्ता में लौटकर इतिहास रचेगा या कांग्रेस नीति यूडीएफ को नेतृत्व की स्पष्टता और जमीनी सक्रियता का फायदा मिलेगा। नगर निकाय चुनाव में कई शहरी वार्डों में वोट शेयर बढ़ाने वाली भाजपा का क्या असर डालेगी। पिनराई विजयन की मौजूदा सरकार कल्याण योजना, इंफ्रा और संकट प्रबंधन जैसे काम गिना रही है। विपक्ष जवाबदेही और पारदर्शिता की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक वोटों की हलचल, शहरी सीटों पर भाजपा की बढ़ती हुई मौजूदगी और सीमित सीटों पर छोटे छोटे मूड शिफ्ट ये संकेत हैं कि चुनाव में लहर नहीं, सीट दर सीट मनोवैज्ञानिक जंग काम करेगी। एआई के कारण एंट्री लेवल जॉब खतरे में, 30 से 50 साल की उम्र वालों को नए मौके मिलेंगे। अमीर देशों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं, यह दुनिया के कारोबार, नौकरियों और समाज को बुनियादी रूप में बदल रहा है। BCG मोलेको की रिपोर्ट बताती है कि न्यूज, ट्रैवल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए एआई सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे टूल्स अब सीधे ग्राहक और ब्रांड के बीच आ गए हैं। ये टूल जो कंपनियां अपना डेटा और ग्राहक संबंध मजबूत नहीं करेंगी, वे पिछड़ जाएंगी। मूडीज की रिपोर्ट कहती है कि एआई से दुनिया की उत्पादकता यानी काम करने की क्षमता सालाना औसतन 1.5% बढ़ेगी। हालांकि इसमें चेतावनी भी है कि यह फायदा सबको बराबर नहीं मिलेगा। अमीर देश ज्यादा फायदे में रहेंगे। एआई की वजह से महिलाएं, युवा और कम पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एआईएडीएमके से निष्कासित पूर्व सीएम पन्नीर सेल्वम डीएमके में शामिल। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सदस्यता दिलाई। 3 बार तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व एआईएडीएमके नेता ओ पन्नीर सेल्वम ओपीएस ने डीएमके का दामन थाम लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है और ये कदम अप्रैल महीने में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। बता दें कि जयललिता के करीबी ओ पन्नीर सेल्वम पहली बार 2001 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 6 महीने बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2014 में उन्होंने दूसरी बार सीएम पद का कार्यभार संभाला था, लेकिन इस बार भी वे 1 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह सके और इसके बाद वे 2016 में तीसरी बार राज्य के सीएम बने थे, लेकिन 2017 में उन्होंने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, बिहार में बिना गलती के चुनाव हुआ, तमिलनाडु इससे भी बेहतर करेगा और रिकॉर्ड बनाएगा। कहा, एसआईआर के बाद 5.67 करोड़ वोटर बचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में हाल ही के दशकों में बिना किसी गलती के सबसे बेहतर चुनाव रहे हैं। सीईसी ने कहा कि तमिलनाडु इलेक्शन में रिकॉर्ड बनाएगा और बिहार से बहुत बेहतर होगा। उन्होंने राज्य के सभी वोटरों से आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर करवाया गया। इसके बाद वर्तमान में यहां 5 करोड़ 67 लाख वोटर हैं। यहां 75,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, जिनमें से 44,000 ग्रामीण इलाकों में होंगे। ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए हर पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी। मायावती अगले 1 महीने में 100 विधानसभा प्रत्याशी उतारेंगी। ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण पर दांव, टिकट देने की रेस में आगे निकली। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस रेस में बसपा ने 4 प्रत्याशी घोषित कर बाजी मार ली है। बसपा ने 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाकर ये बता दिया है कि 2027 के लिए मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण उसके कोर एजेंडे में होगा। बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। 18 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। पार्टी पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी या विधानसभा प्रभारी घोषित करेगी और इस बार बसपा जून तक प्रदेश की अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। आज का सुविचार, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।